नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है और ये अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस को ऑफिशियली कंफर्म करने वाला है। इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन एयर मार्शल ए.के. भारती ने पिछले हफ्ते एक मेजर स्टेटमेंट इशू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मल्टीपल पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया है। और इस स्टेटमेंट के बाद अभी पहली बार भारत ने ऑफिशियली माना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई एडवांस फाइटर जेट को शूट डाउन किया गया था, लेकिन डिटेल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होने की वजह से जब तक सभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक इंडियन एयरफोर्स अपनी डोजर को पब्लिक नहीं करने वाली है। अभी सोर्सेस के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया चुका है और अभी एक फुल स्केल की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया जा रहा है, ताकि एग्जैक्टली पता लगाया जा सके पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया था, कौन कौन से एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया था, किस मिसाइल से कौन सी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया था और किस यूनिट की तरफ से किल स्कोर किया गया था। और ये सभी डाटा इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि इसी डाटा को बेस करके एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस यूनिट को किल स्कोर को दिया जाने वाला है। ये सब डिटेल कंफर्म होने के बाद ही पायलट को साइटेशन और ऑनर वगैरह दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट रहे। इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुल मिलाकर 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया गया था और इसमें हम ग्राउंड पर डिस्ट्रॉय हुए एयरक्राफ्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और मोस्टली इनमें J-10 और JF-17 जैसे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का क्लेम किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि जितने भी एयर टू एयर किल किए गए थे ये डीप इनसाइड पाकिस्तानी एयर स्पेस में किया गया था, जिस वजह से हमारे पास एयरक्राफ्ट के वैकेज वगैरह मौजूद नहीं है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक और सैटेलाइट डाटा को एनालाइज करने में वक्त लग रहा है। लेकिन रडार डाटा के मुताबिक रफाल और Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट के नाम पर VVR किल आने की उम्मीद आप कर सकते हैं, क्योंकि पहली बार ये अभी मेंशन किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिट्योर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और मिट्योर मिसाइल से पाकिस्तानी एयरफोर्स की कुछ एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। लेकिन यहाँ पर अस्त्र मिसाइल का नाम नहीं आने वाला, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इस दौरान Su-30 MKI में अस्त्र की जगह पर R-77 का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो अगर Su-30 MKI के नाम में किल स्कोर आता है तो ये R-77 के साथ आने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान के एक फेल्ड इंटरसेप्शन अटेम्प्ट की तरफ से, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल को एयर टू एयर मिसाइल की मदद से शूट डाउन करने की कोशिश किया था, लेकिन ये कोशिश पूरी तरीके से फेल हो गया था। सोर्सेस के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से अपने JF-17 ब्लॉक 2 फाइटर जेट्स को PL-12 BVR मिसाइल के साथ इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फायर किए गए ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने के लिए स्क्रैम्बल किया था, लेकिन ब्रह्मोस की स्पीड और फ्लाइट प्रोफाइल के सामने PL-12 पूरी तरीके से बेकार साबित हुआ था। ब्रह्मोस एक की खासियत इसकी अनबीटेबल स्पीड और इसकी लो अल्टीट्यूड फ्लाइट प्रोफाइल होता है और ये मिसाइल बिना किसी बूस्टर के भी 20 से 30 सेकंड के अंदर ही मार्क 3 तक की स्पीड को पकड़ लेता है और टेरेन हगिंग प्रोफाइल होने की वजह से इसे रडार में ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसी वजह से इनिशियली पाकिस्तानी एयरफोर्स के रडार ने मिसाइल का ट्रैक को पकड़ लिया था, लेकिन JF-17 के रडार सिस्टम PL-12 मिसाइल के साथ मिसाइल पर लॉक अचीव नहीं कर पाए थे और इस बीच मिसाइल भी रडार से गायब हो गया था और इंटरसेप्ट करने का पूरा अटेम्प्ट फेल हो गया था। पाकिस्तान को लगा था कि PL-12 मिसाइल मार्क 4 तक की स्पीड को हासिल कर सकता है, जिस वजह से वो ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मोस मैक्सिमम मार्क 3 तक की अचीव कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ये बात भूल गया था कि PL-12 मिसाइल के पास लिमिटेड बूस्टर मौजूद होता है, जो कि इसे मैक्सिमम मार्क 4 तक की स्पीड में बस कुछ ही सेकेंड सस्टेन करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। एक बार इसका बूस्टर खत्म होने के बाद इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो जाएगा और साथ ही PL-12 तभी मार्क 4 तक की स्पीड को हासिल कर पाएगा जब इसको मैक्सिमम अल्टीट्यूड से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस लो अल्टीट्यूड पर ही लगातार टर्मिनल फेज में इंपैक्ट होने तक लगभग मार्क 3 तक की स्पीड को मेंटेन करने वाला है। इसी वजह से लॉन्ग रन में इसे इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होने वाला है और ये पहली बार भी नहीं था जब पाकिस्तान ब्रह्मोस को ट्रैक करने में फेल हुआ था। 2022 में भी भारत की तरफ से गलती से एक ब्रह्मोस को पाकिस्तान के ऊपर फायर कर दिया गया था और उस दौरान भी पाकिस्तान के HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इसको डिटेक्ट करने में फेल हो गए थे। इस वजह से पाकिस्तान ने सोचा था कि एयर टू एयर इंटरसेप्शन एक सोल्यूशन हो सकता है और इसीलिए अब उन्होंने PL-12 का इस्तेमाल करके ब्रह्मोस को मिड एयर में ही डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाया था। लेकिन 2025 में भी ब्रह्मोस ए के फास्ट रिस्पॉन्स और लो RCS की वजह से ये पूरा प्लान उनका फेल हो गया था।
अगला अपडेट डीआरडीओ के एक नए और काफ़ी एडवांस टॉर्पिडो प्रोपल्शन सिस्टम की तरफ से है, जिसे भारत के हेवीवेट टॉर्पिडो प्रोग्राम के अंदर डेवलप किया जा रहा है। ये सिस्टम सिर्फ पावर और स्पीड को इम्प्रूव नहीं करता है, बल्कि स्टेल्थ और रिलायबिलिटी को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। अभी डीआरडीओ ने इस प्रोजेक्ट के लिए एक 300 किलोवाट की हाई परफॉर्मेंस ब्रशलेस डीसी मोटर यानी कि वीएलडीसी मोटर को डेवलप करना स्टार्ट किया है, जिसमें 3 स्टैक का रोटर स्टैटर रोटर का कन्फिगरेशन होने वाला है और हर स्टैक को 50 किलोवाट तक की पावर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और टोटल सिस्टम को 2 काउंटर रोटेटिंग मोटर्स के थ्रू अटैच किया जाएगा, जिस वजह से यह 150 और 150 करके 300 तक का आउटपुट दे पाएंगे। ये काउंटर रोटेटिंग मोटर डिजाइन ट्रेडिशनल सिंगल मोटर प्रोपल्सन के मुकाबले एक रिवोल्यूशनरी जंप होने वाला है, क्योंकि काउंटर रोटेटिंग प्रोपेलर कैविटेशन को कम करते हैं, जिससे वाटर में नॉइज कम होता है, स्टेल्थ प्रोफाइल बढ़ता है और साइमल्टेनियसली थ्रस्ट भी थोड़ा इंप्रूव होता है। इस डिजाइन की वजह से टॉर्पिडो के अंदर टॉर्क इंड्यूस रोल थोड़ा कम हो जाएगा, जिस वजह से हाई स्पीड में भी टॉर्पिडो का स्टेबिलिटी मेंटेन रहने वाला है। ये सिस्टम इंडियन नेवी की एग्जिस्टिंग टॉर्पिडो और खास करके स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन के लिए गेम चेंजर बनने की उम्मीद किया जा रहा है और ये हेवीवेट प्रोपल्शन सिस्टम अपग्रेड इंडियन नेवी के वरुणास्त्र टॉर्पिडो को रिप्लेस करने के लिए एनहांस करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वरुणास्त्र टॉर्पिडो का वेट करीब 1500 केजी के आसपास होता है और इसमें 250 केजी तक का वॉरेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये टॉर्पिडो 40 नॉट की स्पीड में और लगभग 40 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन नए प्रोपल्सन सिस्टम को अगर इसमें इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया गया तो इनका स्पीड 50 नॉट से ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है और साथ ही इनका रेंज भी काफ़ी हद तक इंक्रीज होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसके बाद वरुणास्त्र टॉर्पिडो को यूनाइटेड स्टेट की मार्क 48 या रशिया के टाइप 53 टॉर्पिडो के बराबर माना जा सकता है। इसके अलावा यह नया प्रोपल्सन सिस्टम भी एक प्लग एंड प्ले सिस्टम की तरह होने की बात किया जा रहा है, जिससे एग्जिस्टिंग या पुराने टॉर्पिडो को भी अपग्रेड करने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट डीआरडीओ के एक और मेड इन इंडिया माइलस्टोन की तरफ से और इस बार बात हो रही है एक ऐसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की जिसे ऑफिशियली एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिल चुका है। डीआरडीओ की तरफ से अभी लाइट वेट इंटीग्रेटेड SU-30 एयरक्रू हेलमेट का एक्सपोर्ट क्लियरेंस दे दिया गया, जो कि पहले भारत के SU-30 MKI पायलट्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया एक हाईटेक हेलमेट सिस्टम था। ये अपडेट 5 जून 2025 को अनाउंस किया गया था और ये क्लियरली दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने डिफेंस नीड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में अपनी जगह धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रहा है। यह हेलमेट डीआरडीओ के डिफेंस बायो इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमेडिकल लैबोरेटरी की तरफ से डिजाइन किया गया। इसमें पायलट सेफ्टी के साथ साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम और सीमलेस रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम इंटीग्रेट किया गया। मतलब ये हेलमेट एक इंटीग्रेटेड बैटल इंटरफेस की तरह काम करता है, जहां पर पायलट को ग्लेयर प्रोटेक्शन, क्रैश सेफ्टी, टारगेट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाता है। हेलमेट का डिजाइन फीचर की बात करें तो ये इंटरनली रीट्रैकेबल डुअल वाइजर सिस्टम के साथ आता है, जो कि पॉलीकार्बोनेट ऑप्टिकल ग्रेड का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, जो कि ग्लेयर प्रोटेक्शन के साथ साथ इंपैक्ट रेजिस्टेंस के लिए भी काम आता है। साथ ही इस हेलमेट में यूजर एडजस्टेबल कंफर्ट पैड, मास्क अटैचमेंट सिस्टम, एडजस्टेबल ईयर कप्स, चिन ट्रैप, नेप पैड और एयरक्राफ्ट कॉम्पेटेबल कम्युनिकेशन सिस्टम भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब इसे हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो पायलट बियॉन्ड विजुअल रेंज टारगेटिंग को भी इसकी मदद से कर सकता है, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए क्रूशियल कैपेबिलिटी बन चुकी है। एक्सपोर्ट क्लियरेंस मिलने का मतलब ये भी है कि भारत अभी अपने इंडिजिनसली डेवलप किए गए हेलमेट को उन कंट्रीज को भी ऑफर किया जा सकता है जिनके पास पहले से SU-30 जैसे प्लेटफॉर्म मौजूद है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान के बीच किए गए एक नए फाइटर जेट कोलैबोरेशन की तरफ से है। एविएशन इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ चाइना यानी कि AVIC की तरफ से अभी 17 जून 2025 को एक फोटो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था, जिसमें एक पाकिस्तानी पायलट को चाइना के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के कॉकपिट में बैठे हुए दिखाया गया था। इस फोटो के साथ एक कैप्शन भी वहां पे लिखा गया था कि बायर गिव गुड रिव्यू, और पायलट के फ्लाइट सूट के ऊपर आप पाकिस्तानी फ्लैग के पैच को क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे ये सिग्नल मिल रहा है कि या तो पाकिस्तानी पायलट को J-35 के साथ ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है या फिर पाकिस्तान को J-35 की डिलीवरी मिलना स्टार्ट हो चुका है। अब J-35 या चाइना की FC-31 की बात करें तो ये चाइना का दूसरा 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम था, जो पहले से मौजूद J-20 के बाद डेवलप किया गया था। इसका डिजाइन मल्टी रोल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के लिए किया गया है, जिसमें स्टेल्थ, सिपिंग, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और एडवांस एवियोनिक्स सूट वगैरह दिया जा रहा है। पहले से ही खबर सामने आ चुका था कि पाकिस्तान अभी J-35 को एक्वायर करने वाला और अभी पाकिस्तानी पायलट का J-35 की कॉकपिट में दिखना
पाकिस्तान की 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को और भी मजबूत करने वाला है। और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात बनने वाली है, क्योंकि हम पिछले 20 सालों से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे टेंडर को फाइनल नहीं कर पा रहे, लेकिन पाकिस्तान जिसका डिफेंस बजट हमारे मुकाबले कई गुना कम है, वो हमसे अभी 10 से 15 साल आगे निकलने वाला है। और अभी जब तक भारत के पास 5th जनरेशन फाइटर मौजूद नहीं होने वाला है, तब तक हम क्लियरली एयर डोमिनेंस के मामले में वीकर साइड में रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान की डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटेजी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो किसी भी सिस्टम को खरीदने के लिए सालों का समय बर्बाद नहीं करते। उनको जो भी खरीदना होता है वो तुरंत ही खरीद लेते हैं, जबकि हमारे पास उनके मुकाबले कई गुना बेहतर फाइनेंशियल पोजीशन और बजट होने के बावजूद भी हम हमारी एयरफोर्स की स्ट्रेंथ को जानबूझ के रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले 20 सालों से एक भी टेंडर को फाइनल नहीं कर पा रहे। और अगर ऐसा चलता रहा तो आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।